हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 शुरू करेंगे। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर बातचीत की थी और ये भी बताया था कि कितने तरह की इलेक्ट्रोलिसिस होती है। इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलिसिस, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलिसिस बताया था और उसके ऊपर रूल्स पे भी बातचीत की थी कि कैथोड के इलेक्ट्रोलिसिस में क्या रूल्स हैं, एनोड पे डिपोजिशन के क्या रूल्स हैं। ये लेक्चर पूरी तरह से हम लोग फैराडेज लॉ को डेडिकेट करेंगे। लेक्चर नंबर 8। तो इसमें हमारा एजेंडा जो है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को सीखना है। तो शुरुआत में हम लोग फैराडेज के लॉ को जानेंगे और फिर लास्ट में कोशिश करेंगे कि इन दोनों लॉ को पिरो के एक नया लॉ बना दिया जाए ताकि एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो सके। ठीक है, तो पहले फैराडेज लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहता है फैराडेज फर्स्ट लॉ? फैराडेज फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो किसी भी सब्सटेंस का जो वेट इसमें गलता है, डिसॉल्व करता है या जो वेट डिपॉजिट करता है, ये वेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज जो इसमें से पास करता है। चार्ज को केमिस्ट्री में कहते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप कह सकते हैं W इज इक्वल टू, है ना, इज प्रोपोर्शनल टू Q। जितना आप चार्ज Q इसमें से पास करेंगे, है ना, इसके अंदर ये चार्ज ऐसे फ्लो करता है, तो Q जितना आप पास करेंगे इसमें से उतना वेट ज्यादा डिसॉल्व करेगा या डिपॉजिट करेगा। नाउ दैट W is equals to a proportionality constant Z into Q, where Z is called electrochemical equivalent. ठीक है, electrochemical equivalent, chemical equivalent कहा जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का आप डेफिनेशन यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है अब एक काम करते हैं, आप इसमें से एक कूलम चार्ज पास करिए, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, व्हेन Q is equals to 1 कूलम, ठीक है, then we can say W is equals to Z into 1 कूलम, यानी Z is equals to W। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का यहां से डेफिनेशन मिल जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ वेट डिसॉल्व्ड और डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू द सर्किट। ठीक है, किसी सर्किट में अगर 1 कूलम चार्ज पास करते हैं तब जितना वेट डिसॉल्व या डिपॉजिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं Z इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड और डिपॉजिटेड when 1 coulomb charge is passed through a circuit. Is passed through a circuit. 1 coulomb charge is passed through a circuit. ठीक है, ये Z की का डेफिनेशन हो गया। अच्छा, हम जानते हैं सिंस वी नो दैट Q अपॉन टाइम इज करंट, अगर करंट कांस्टेंट है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। तो इस बात को ना मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो आई गेट अ न्यू फॉर्मूला। क्या मिल जाएगा मुझे एक नया फॉर्मूला मिल जाता है। क्या मिल जाएगा? W इज इक्वल्स टू Z इंटू Q या W इज इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू टी। ठीक है, ये फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब आइए फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सीखते हैं। फैराडेज सेकंड लॉ क्या कहता है? फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है कि अगर आप कई सारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को पैरेलल ले लीजिए। पैरेलल का मतलब क्या हो गया ना, पैरेलली कनेक्ट कर दीजिए, मतलब कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए।
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये सब्सटेंसेस हैं, मान लीजिए यहाँ पे कॉपर है, यहाँ सिल्वर है, यहाँ जिंक, ठीक है। तो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे और ये सेल्स पैरेलली कनेक्टेड है। तो फैराडेज सेकेंड लॉ क्या कहता है कि यहाँ जो वेट गलेगा या डिपॉजिट होगा, यहाँ पे जो सिल्वर का वेट गलेगा या डिपॉजिट होगा, यहाँ जो जिंक का वेट गलेगा या डिपॉजिट होगा, डिसॉल्व होगा या डिपॉजिट होगा, ये सब के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम होंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या, सिल्वर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ जिंक, है ना। जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि मैं यहाँ अलग से बता देता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ मोल की तरह ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, है ना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 या नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर या मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करके निकलते हैं, वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऐसे आ जाते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, आप इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन, इसको नीचे ले आइए, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर को इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। मैं आपको बता दूं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर को हम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, ठीक है। तो एक बात ये याद रखनी है, वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे मैं ये बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, और इक्विवेलेंट वेट जो है यानी ये चीज इक्विवेलेंट वेट हो गया, यानी मैं कैसे लिख सकता हूं कि किसी भी चीज के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस कहा जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है, जहां इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर हो जाएगा वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ऐसे ही वेट ऑफ सिल्वर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ जिंक बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, ठीक है। ये तो फैराडेज सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर आप सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करते हैं कई पैरेलल सेल से, कई सीरीज में कनेक्टेड सेल से, तो उन पे डिपॉजिट होने वाला या गलने वाला या डिसॉल्व होने वाले जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उन सब के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकलता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करके निकलता है। तो ऐसे निकल आता है, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको डिफाइन कर देता हूं। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस dissolved or deposited will be same if same amount of electricity is passed through it. मैंने कहा states that number of equivalent of substance dissolved will be same if same amount of electricity is passed. Faraday's second law of electrolysis states that the number of equivalents of the substance dissolved or deposited will be same if same amount of electricity is passed through several cells connected in series, ठीक है। तो ये आपका फैराडेज सेकेंड लॉ हो जाएगा, ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब हम एक काम और कर सकते हैं कि इन दोनों लॉज को के ऊपर हम क्वेश्चंस तो कर ही सकते हैं, पर इससे पहले कि हम इन दोनों लॉज के ऊपर क्वेश्चन करें, आइए मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों लॉज को हम लोग, है ना, पिरो कर एक नया लॉ बना सकते हैं और उस पर क्वेश्चन करना काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो
कह सकते हैं एलिटर। तो एक अल्टरनेटिव तरीका भी है इसको चीजों को करने का, एलिटर। मान लीजिए कि कोई रिएक्शन होता है, मान लीजिए एक सेल है, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट स्लैश कॉपर, ठीक है, ऐसा एक सेल है, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे एनोड पर ये रिएक्शन हो रहा है, जिंक इज चेंजिंग इनटू, ठीक है, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले रहा हूँ, डजंट मैटर, ठीक है ना, लेकिन जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ मैं कन्वे कर ले जाऊंगा। मान लीजिए जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है एनोड पे, और कैथोड पर कुछ ऐसा हो रहा है कि कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर है, ठीक है, ऐसा कुछ है। यहाँ पे जिंक प्लस कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैंने कैंसिल नहीं किया, कॉपर प्लस जिंक +2 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूं कि देखिए नियम तो ये है कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सारे लोगों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम होते हैं, ठीक है। नियम क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ जिंक विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या, कॉपर will be equal to number of equivalents of क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी इस रिएक्शन का क्या है, पार्ट है, ठीक है। तो मैं यहां से ना आई विल ड्रॉ द थिंग्स, क्या मैंने सीखा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस है उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ले सकते हैं। नंबर ऑफ कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ द सब्सटेंस, ऐसे लिखा जा सकता है। आपको पता है चार्ज चीजों का जो वैलेंसी फैक्टर होता है, उसके जितना चार्ज होता है उतना ही उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा, 1। तो मैं लिख सकता हूं क्या, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन is equals to number of moles of any substance into valency factor of that substance, ठीक है, ये हमारा लॉ हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, वेट अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर वेट, या वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन क्या 22.4, या नंबर्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, या मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। और वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना बहुत आसान है, ठीक है। कैसे आसान है, जैसे मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो 2 मोल इंटू 1, 2 इक्विवेलेंट्स हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन के 2 इक्विवेलेंट है तो इसके भी 2 इक्विवेलेंट होंगे, इसके भी 2 इक्विवेलेंट होंगे। तो अगर कॉपर का इक्विवेलेंट एस फैक्टर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 2 करना होगा ताकि ये 2 आ सके, ठीक है। मैं फिर बता दूं, इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट वेट हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इतने हैं तो सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, उतने ही होंगे, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सारे लोगों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके भी 2, इसके भी 2 है, इसके भी 2 होंगे। अब 2 into 1 is 2, 1 into 2 is 2, 1 into 2 is 2, यानी कॉपर का वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। जिंक का वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम बड़ी आसानी से वैलेंसी फैक्टर इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन पता है तो इलेक्ट्रॉन के वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, हम इलेक्ट्रॉन का के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे, जितने इसके आएंगे उतने ही सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे। और अगर सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और मोल्स पता है तो वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करके हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मुझे ये मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, वैलेंसी फैक्टर निकालना आता है, बस मुझे अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे काम करना है। अच्छा, सिंस हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23, ठीक है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आएगा 96484 कूलम, विच इज अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम,
कूलम विच इज ऑल्सो कॉल्ड 1 क्या फैराडे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 96500 यानी 1 फैराडे। ठीक है, अब अगर आपको चार्ज दिया है तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं जो हम यहां रखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहां जगह कम पड़ रही है तो मैं इस तरफ इसको लिखता हूं। ठीक है, तो मैंने कहा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है। अब इस बात को उल्टा कर देते हैं, 96500 कूलम अगर कहीं से पास करता है तो इसका मतलब वहां से 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास किया है। ठीक है, तो 1 कूलम अगर कहीं से पास करेगा तो इसका मतलब 1/96500 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किया है। तो अगर कहीं से Q कूलम पास करता है तो इसका मतलब Q/96500 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किया है। यानी ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हो गया। अगर किसी सर्किट से Q चार्ज पास करता है और आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं तो कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, जितना चार्ज है उसको 96500 से क्या करिए डिवाइड करिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को अब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं Q/96500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर, है ना। Q को मैं I इंटू टी भी लिख सकता हूं, तो Q को I इंटू टी लिख सकता हूं, Q/96500। ठीक है ना, टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर लिखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, मैं फिर यहां बता दूं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ एनी गैस डिवाइड बाय 22.4 लीटर्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर और मोलैरिटी इनटू क्या वॉल्यूम करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये फैराडेज लॉ को मैंने दोनों लॉ को पिरो दिया। इस फॉर्मूले से हम लोग बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे कहते हैं। ठीक है, इसको भी समझते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है। इसके बाद फिर इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट चीज क्या, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, कि Q/96500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू इट्स वैलेंसी फैक्टर। और मैंने अभी सिखाया कि वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन के मोल्स इनटू 1 जितना आएगा वो उतने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इलेक्ट्रॉन के हो जाएंगे और वो सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स उतने ही होंगे, यानी फिर वो मोल इनटू ऐसा एस फैक्टर रखना होगा ताकि यही इक्विवेलेंट आ सके। तो यहाँ पे जिंक का एस फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा, कॉपर का वैलेंसी फैक्टर भी 2 हो जाएगा। ये मैंने सिखाया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, आइए इसको भी सीखते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कई बार अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझा जाए। कई बार ऐसा होता है कि किसी सब्सटेंस को नया करने के लिए हम उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पास एक चम्मच है, अगर आपके पास एक चम्मच है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इस पे सिल्वर की कोटिंग हो जाए, आप सिल्वर का एक रॉड ले लीजिए और चम्मच को भी इस पे डिप कर दीजिए। ये सिल्वर का ही चम्मच है मान लीजिए, ठीक है ना, या आप किसी भी चीज का चम्मच हो सकता है ये। ठीक है, यहां सिल्वर आपने लिया है और सिल्वर का ही सॉल्ट ले लीजिए आप। ये प्लस है, ये माइनस है। अब होगा क्या यहां पे, अगर आप एनोड लेंगे, एनोड यहां पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो एनोड पे आपके पास 2 ऑप्शन है। एनोड पर नाइट्रेट भी है और वाटर भी है। आपको मालूम है कि पॉलीएटॉमिक चीजें लास्ट होती हैं जो क्या करती हैं, डिपॉजिट करेंगी, एनोड पे डिस्चार्ज करेंगी, यानी यहां पर वाटर जो है ऑक्सीडाइज करेगा। मैंने कल बताया था कि वाटर, अगर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर वाटर ऑक्सीडाइज करता है तो ऑक्सीजन गैस बनती है। यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। कैथोड का क्या हिसाब किताब है, कैथोड पर होगा क्या, कैथोड पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, Ag+ भी है। अच्छा, एक चीज और
यहाँ पे मैं गलती कर रहा था, मैं ये इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, यहाँ एक सिल्वर इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अगर ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो हमको यहाँ पर सिल्वर को भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, सिल्वर को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ मुझसे थोड़ी सी भूल हुई है, क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, वाटर भी है, सिल्वर भी है और नाइट्रेट भी है। वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -1.23 वोल्ट्स और सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा -0.80 वोल्ट्स। तो आप साफ देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर बात आएगी तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, यानी यहां पर सिल्वर ही है ना ऑक्सीडाइज करेगा, यानी यहां पर जो रिएक्शन होगा Ag विल चेंज इनटू Ag प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे Ag जो है पानी में आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हुए इस यहाँ पे पहुंच जाएगा। और यहां पर क्या है, कैथोड पर क्या ऑप्शन है, कैथोड पर सिल्वर भी है स्पून के रूप में, या मान लीजिए स्पून किसी मेटल का है ना, फर्क नहीं पड़ता, साथ में Ag प्लस है और वाटर है। अब आप रिडक्शन पोटेंशियल की अगर आप बात करेंगे तो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.83 वोल्ट्स, जबकि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो +0.80 वोल्ट होता है, ठीक है, +0.80 वोल्ट होता है। तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर Ag प्लस, आप देख सकते हैं कि दोनों का, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 वोल्ट है और सिल्वर का +0.80 वोल्ट है। तो यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है कि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और अगर सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो सिल्वर रिड्यूस करेगा, यानी यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू सिल्वर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सिल्वर पानी में आ जा रहा है और पानी में जो सिल्वर है कैथोड वो क्या कर जा रहा है, इस पे डिपॉजिट कर जा रहा है, ठीक है ना, डिपॉजिट कर जा रहा है। ऐसा लग रहा है, देखिए ये जो सिल्वर है ये एनोड से आया और फिर वही एनोड से आने वाला सिल्वर कैथोड पर क्या कर गया, डिपॉजिट कर गया। तो एक इस चम्मच के ऊपर एक फ्रेश सिल्वर की लेयर चढ़ जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, है ना। आमतौर पे आपने देखा होगा, है ना, बर्तनों पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है चीजों की, या आप देखें निकल, है ना, गाड़ी की जो रिम होती है चक्के की, उसके ऊपर भी निकल की जो प्लेटिंग होती है, तो उस निकल की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है किसी सरफेस पे, तो किसी सरफेस पे कोई और मेटल का अगर आपको एक यूनिफॉर्म परत चढ़ानी हो तो प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है ना। उस जिस चीज की आपको लेयर चढ़ानी है उसको आप एनोड के रूप में ले लीजिए, वो धीरे धीरे गलता जाएगा और धीरे धीरे उसके ऊपर से सिल्वर जो है ना, जिस चीज के ऊपर परत जमानी है उसके ऊपर चढ़ता चला जाएगा। तो आज अभी तक हम लोगों ने इस लेक्चर में 3 बातें की हैं। मैंने आपको बताया कि व्हाट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि था Q इज इक्वल, जो कि था W इज इक्वल टू Z इंटू Q। दूसरी चीज मैंने बताया कि फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है कि अगर आप सेम करंट फ्लो करेंगे तो सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर डिपॉजिट होंगे। और फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले इन दोनों लॉ को पिरोकर एक नया लॉ बनाया, है ना, जिसमें मैंने कहा कि Q/96500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर। और हमने ये भी जाना कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। आइए अब फैराडेज लॉ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इसके टुवर्ड्स और अच्छी हो जाए। क्वेश्चन है, हाउ मेनी coulombs of charge are required for following reduction. A, 1 mole of copper plus 2 कॉपर प्लस 2 कॉपर, ठीक है, 1 मोल ऑफ कॉपर प्लस 2 कॉपर। आइए देखते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर कॉपर प्लस 2 है और 1 मोल डिपॉजिट कर रहे हैं आप, तो कॉपर प्लस 2 में चेंज कर रहा है। अगर आप इसके 1 मोल लेंगे तो इसके आपको 2 मोल लेना होगा। क्यों? क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 2 मोल रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अगर आप इसका 1 मोल लेंगे तो इसका 2 मोल लेना होगा, और अगर इसका 2 मोल लेंगे तो कितना चार्ज हो जाएगा? आपको पता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पे 96500 कूलम चार्ज होता है, तो 2 मोल पे कितना हो जाएगा? 2 × 96500 कूलम, यानी 2 फैराडे चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका बी पार्ट भी है। इसका बी पार्ट क्या कहता है?
पार्ट बी, इसका पार्ट बी कहता है कि सेम क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ MnO4 minus 2 Mn plus 2, ठीक है, ये रिएक्शन है। 1 मोल ऑफ Mn प्लस 4 टू 1 मोल MnO4 माइनस है से आपको Mn प्लस 2 में जाना है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5 है, यहाँ कितना है, +2 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ +5 नहीं है, यहाँ +7 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ने की जरूरत है, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ने की जरूरत है, ठीक। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ने की जरूरत है, तो अगर आप इसका 1 मोल लेते हैं तो इसका 5 मोल लगेगा, और अगर इसका 5 मोल लेते हैं तो 5 × 96500 कूलम यानी 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन मैंने किया जो बिल्कुल ना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करने पे था। आइए अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 सेज, कहता है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is passed through molten AlCl3 for 40 minutes. Calculate the aluminium deposited. ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक करंट है ना, सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं इसका। करंट है, करंट कितना है 0.5 एम्पियर, और टाइम कितना लगा, 40 मिनट्स लगा है। कहा जा रहा है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड है, मॉल्टन है, और कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। आपको मालूम है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर मॉल्टन होता है तो यहाँ पर Al+3 आ जाएगा लिक्विड स्टेट में, और 3 क्लोराइड माइनस होगा लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अब एल्यूमिनियम डिपॉजिट कर रहा है, यानी पक्का एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू एल्यूमिनियम हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये रिएक्शन हो रहा है। अब पूछा जा रहा है कितना वेट एल्यूमिनियम का डिपॉजिट होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको जो लास्ट में फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि नंबर Q/96500 is equals to number of moles of substance into its valency factor। Q की जगह आप I into T रख सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा आसान हो जाएगा। I कितना 0.5, ठीक है, 0.5, टाइम कितना 40 मिनट्स को आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिए इंटू 60 डिवाइड बाय 96500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इंटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर मैंने आपको सिखाया है, निकालना बहुत आसान है ना। आपको इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी फैक्टर मालूम है ना, कितना है 1। तो 3 1 3 3 इक्विवेलेंट है, तो एल्यूमिनियम के भी 3 ही इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे। 1 × 3 इज 3, यानी एल्यूमिनियम का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर एल्यूमिनियम का 3 हो जाएगा, और है ना वेट ऑफ एल्यूमिनियम कैसे आएगा, तो आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स 4 तरीके से निकलता है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर इज नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 इज नंबर ऑफ मोल्स, और मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे। एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 27, ठीक है, 27 हो जाएगा। तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 27, W इज इक्वल्स टू 9 × 40 × 60 × 0.5 अपॉन 96500, जितना आ जाए उतना ग्राम आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कैसे आप एल्यूमिनियम या कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कितना डिपॉजिट होता है या नहीं होता है, या आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ना 0.112 ग्राम। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगी 0.112 ग्राम। W इज इक्वल्स टू 0.112 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल बी डिपॉजिटेड। तो आपने इस क्वेश्चन के मार्फत देखा कि कैसे
हम फैराडेज फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों को बाईपास करके एक सिंपल फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इसकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ मेनी grams of copper, how many grams of copper will be deposited by passing 2 ampere for 30 minutes in aqueous copper sulfate solution, in aqueous copper sulfate solution, and what volume at STP, volume at STP of oxygen will be produced at anode. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है कि कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा अगर मैं 2 एम्पियर करंट को, ठीक है करंट 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर करंट को 30 मिनट तक पास करता हूं एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। या भले ही दिया नहीं है कि इलेक्ट्रोड इनर्ट नहीं है, लेकिन बहुत अंडरस्टूड है कि अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है तो कॉपर डिपॉजिट करता है ना, यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीजन नहीं रिलीज होता, ठीक है, तो इसलिए ये तो पक्का है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसलिए ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। आइए रिएक्शंस लिखते हैं। पहले देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले आप है ना हाफ सेल रिएक्शंस लिख लीजिए कि एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, तब आप जो है इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। अब मान लीजिए एनोड हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिवली चार्ज होता है। एनोड पे कौन कौन से लोग आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा सल्फेट, ठीक है ना, सल्फेट मौजूद होगा, नेगेटिवली चार्ज सल्फेट, और चूंकि सॉल्यूशन एक्वस है इसलिए वाटर भी यहाँ पे मौजूद होगा। आपको पता है कि पॉलीएटॉमिक एनायंस जो है वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने में उनको बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, ऐसा मैंने रूल्स में बताया था, इसलिए यहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइज करेगा। वाटर जब भी ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऐसा मैंने बताया था आपको, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ये रिएक्शन हो जाएगा। अब बात कैथोड की जाए, कैथोड पर क्या हो जाएगा? कैथोड यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है, और इस नेगेटिवली चार्ज कैथोड पर कॉपर +2 होगा और वाटर होगा, ठीक है, वाटर होगा, कॉपर +2 और वाटर है। अब होगा क्या कि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.83 वोल्ट्स, ठीक है ना, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है ना +0.34 वोल्ट्स। तो जाहिर सी बात है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा है, इसलिए कॉपर रिड्यूस करेगा तो रिएक्शन होगा कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन विल चेंज इनटू कॉपर, है ना। आप इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये ऐसे निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2H2O प्लस ट्वाइस कॉपर +2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन changes into twice copper plus 4H plus oxygen plus 4 इलेक्ट्रॉन। मैं इलेक्ट्रॉन को कैंसिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये मुझे H+ निकालने में मदद करेगा। तो 2H2O ट्वाइस कॉपर 4 इलेक्ट्रॉन ट्वाइस कॉपर O2 H+ एंड 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड, ठीक है ना। हम वो फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा? ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। करंट हमें पता है, करंट इज 2 एम्पियर, ठीक है, टाइम इज 30 मिनट्स, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि I इंटू टी बाय 96500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इंटू है ना वैलेंसी फैक्टर ऑफ कॉपर, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर ऑफ कॉपर। I कितना है? 2 एम्पियर है, टाइम कितना है? 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स को सेकेंड्स में करने के लिए इंटू 60 कर दीजिए, डिवाइड बाय 96500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ कॉपर। कॉपर की वैलेंसी फैक्टर आप यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, तो 4 1s are 4 इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉपर के भी 4 ही इक्विवेलेंट होंगे, यानी पक्का यहां कॉपर का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है।
2 2 जा 4, 4 1 जा 4, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 4 आ रहे हैं तो कॉपर के भी 4 आएंगे। तो यहाँ पे कॉपर का वैलेंसी फैक्टर कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ जाएगा। अब बात है मोल्स ऑफ कॉपर की, तो कॉपर के मोल्स आप वेट के टर्म से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड, यानी वेट पूछा गया है। वेट को आप क्या लिख सकते हैं, वेट को लिख सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखने पर मोल्स आ जाएगा, मोल्स। ठीक है, कॉपर का एटॉमिक वेट जो है 63.5 होता है, तो वेट अपॉन कॉपर का एटॉमिक वेट नंबर ऑफ मोल्स हो गया। इस चीज को सॉल्व करने की जरूरत है, ये कैंसिल हो जाएगा। W की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 6 इंटू 63.5 डिवाइड बाय 965, इतना ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट मैंने है ना किया भी है, और मैं यहां पे भी कर दूंगा इसे कैलकुलेट। हम लोग यहां पे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 63.5, ठीक है, 63.5 डिवाइड बाय 965, तो ये आके निकल के आ जाता है 1.18 ग्राम। ठीक है, ठीक है, ये 1.18 ग्राम आ जाता है। ये आपका वेट आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं ऑक्सीजन का, एनोड पर कितना प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये वेट आ गया कॉपर का। ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है एसटीपी पे, वो कैसे निकल आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है कैथोड, एनोड पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर सेम फॉर्मूला आप ऑक्सीजन के लिए भी लगाइए, है ना, I इंटू टी बाई 96500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, I कितना है, 2 एम्पियर है, टाइम कितना है 30 मिनट्स है, इंटू 60 कर दीजिए, सेकंड्स आ जाएगा, डिवाइड बाय 96500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी रिटन एज ना वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4। आपको पता है वॉल्यूम को निकालने का कई तरीके हो सकते हैं। अगर गैसेस के केस में आप है ना गैस का वॉल्यूम जो एसटीपी पे होता है उसको 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएगा, इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं 1 इंटू है ना 4 इज 4 इक्विवेलेंट्स, क्योंकि इसके भी इक्विवेलेंट्स 4 होंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो वैलेंसी फैक्टर है वो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, 4 यहाँ 4 लिखा जा सकता है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल्स टू, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 2 इंटू 30 इंटू 60 इंटू 22.4 है ना डिवाइडेड बाय 96500 इंटू 4। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना, 2 इंटू 30 इंटू 60 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 96500 इंटू 4। इसको मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ये वॉल्यूम एट एसटीपी आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.208 लीटर्स। ठीक है, इतना आपका वॉल्यूम एट एसटीपी आ जाएगा। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ Na2SO4 aqueous undergoes electrolysis for 2 hours under a current of 2 ampere, find the total volume of all gases produced at STP। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कह रहा है सोडियम सल्फेट एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम और 2 घंटे तक करते हैं। ठीक है, 2 आवर्स तक करते हैं, 2 एम्पियर करंट है, 2 घंटे तक इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। ठीक है, कितना वॉल्यूम, जितनी भी गैसेस बन रही है उनका क्या वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा एसटीपी पे, ये निकालना है मुझे। आइए देखिए, सबसे पहले मैंने हमेशा कहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको है ना इलेक्ट्रोलिसिस के इक्वेशन को लिख लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल एनोड यहाँ पर है ना पॉजिटिवली चार्ज होता है, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आ जाएगा और वाटर आ जाएगा, है ना। वाटर को ऑक्सीडाइज करिए,
ठीक है, वाटर को ऑक्सीडाइज करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। सल्फेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया सल्फेट पॉलीएटॉमिक है और पॉलीएटॉमिक एनायंस आर द लास्ट एनायंस व्हिच विल ऑक्सीडाइज। ठीक है, ऐसा मैंने थ्योरी में भी बताया है कि ऐसा क्यों होता है। कैथोड पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज है यहाँ पर, और इस नेगेटिवली चार्ज कैथोड पर जो चीजें आएंगी वो आएंगी सोडियम आयन और वाटर। मैंने इलेक्ट्रोलिसिस का रूल्स पढ़ाते समय बताया था कि अगर कैथोड पर है ना मेटल्स हो और वाटर हो रिड्यूस करने के लिए, कौन से 6 मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, अगर ये 6 मेटल है और वाटर है तो वाटर रिड्यूस करता है, और इन 6 मेटल के अलावा कोई और मेटल होता है तो वो मेटल रिड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर रिड्यूस करेगा क्योंकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल मेटल सोडियम से ज्यादा है। तो यहाँ पे वाटर जब भी रिड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। आप लिख सकते हैं यहाँ H2 प्लस ट्वाइस OH माइनस। ठीक है, आप चाहे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएं। आप इसे लिख सकते हैं, है ना, 2 2 4 और प्लस 2 6 H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू ट्वाइस H2 प्लस O2 प्लस 4H प्लस 4 OH माइनस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा। ठीक है, ऐसे लिखा। ये 4H प्लस और 4 OH मिलकर 4H2O बना देंगे। 4H2O और 6H2O कैंसिल हो जाएगा। 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू ट्वाइस H2 प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये नेट इसमें है ना सेल रिएक्शन आ रहा है। 2 इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम सल्फेट की हो रही है, लेकिन नेट इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो वाटर की हुई दिखाई पड़ रही है। अब मैं यहाँ देख सकता हूं कि अगर ऑक्सीजन का वॉल्यूम V प्रोड्यूस होता है, मान लीजिए ऑक्सीजन V वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2V होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के मोल्स का रेशियो 1:2 है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि है ना लेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, लेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड be V. Let the volume of oxygen produced be V. Then the volume of hydrogen produced will be 2V. So total volume जो पूछा गया इस क्वेश्चन में वो 3V हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। हमें 3V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हो जाएगी बड़े आसानी से। एक काम करते हैं, V कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, फिर वो जितना निकल के आएगा उसका 3 गुना कर दिया जाएगा, है ना। करंट कितना पास किया गया है? करंट है 2 एम्पियर, टाइम है 2 घंटा। 2 घंटा यानी 60 करेंगे तो मिनट्स और 60 करेंगे तो सेकेंड्स, ऐसा यूनिट में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, है ना, इक्वेशन लगाते हैं। हम जानते हैं I इंटू टी बाई 96500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं। I कितना है? 2 एम्पियर है। टाइम कितना है? 2 इंटू 60 है। ठीक है, 2 घंटे हैं। डिवाइड बाय 96500 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4, ये मोल हो जाएगा ऑक्सीजन के। ठीक है, इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन। वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेगा? तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। 4 1 4, 4 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, तो पक्का ऑक्सीजन के भी इक्विवेलेंट्स 4 ही होंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट्स ऑक्सीजन के भी 4 होंगे ना। 4 1 4, 1 4 4। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का भी है ना वैलेंसी फैक्टर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का यहां पर वैलेंसी फैक्टर 4 हो जाना है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं I इंटू टी बाई 96500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैंने वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाई 22.4 लिखा, और यहां पे मैंने ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर 4 कैलकुलेट किया। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। वॉल्यूम एट एसटीपी निकल आएगा। वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू, है ना, 4 and 4 गेट्स कैंसल्ड आउट, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये 0 0 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू 6 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 965। वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 6 मल्टीप्लाइड बाय 6
मल्टीप्लाइड बाई 22.4 डिवाइडेड बाई 96500। ठीक है, तो ये आ जाती है 965 सॉरी, तो ये आ जाती है 0.8356 लीटर्स। ठीक है, इतना निकल के आ जाता है। तो इस चीज की वैल्यू आ जाती है 0.8356 लीटर्स। ये वॉल्यूम एट एसटीपी आ गया। तो अगर आप टोटल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्सीजन गैस का यानी वी है, ये एक्चुअली वी की वैल्यू है जो यहाँ पे निकल के आई है, ये वी की वैल्यू है। ठीक है, मैं कह सकता हूं वी इज दिस मच, सो टोटल वॉल्यूम इज 3v यानी 3 इंटू 0.8356 यानी v टोटल इज इक्वल्स टू, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5 लीटर्स। ठीक है, 2.5 लीटर्स आ जाएगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 लीटर्स आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन और देख लिया हम लोगों ने, जिसमें है ना, अगर आपसे गैसेस के वॉल्यूम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि पहला क्वेश्चन जो था वो हम लोगों ने वेट निकालने पे किया था, दूसरा क्वेश्चन है जो गैस के वॉल्यूम के कैलकुलेशन पे बेस्ड है। ठीक है, ये कैसे अगर वॉल्यूम पूछा जाए तब भी हम उसको क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके। आइए तीसरा, सॉरी ये तीसरा था ना, चौथा था। आइए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज चेंज इन मोलैरिटी, what is change in molarity of 2m 200 ml copper sulfate aqueous solution। ठीक है, solution when 5 ampere current is passed through it for 1 hour। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो व्हाट इज चेंज इन मोलैरिटी ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन व्हेन 5 एम्पियर करंट इज पास थ्रू इट फॉर 1 आवर। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर वैसे ही इक्वेशंस लिखते हैं। एनोड यहां पर पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, एनोड पर मुझे सल्फेट मिलेगा और वाटर मिलेगा, सल्फेट मिलेगा और वाटर मिलेगा। सल्फेट तो मैंने कहा ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, वाटर ऑक्सीडाइज करेगा। जब भी वाटर ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगी। कैथोड की बात करिए, कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, इन पे कॉपर +2 हो जाएगा, कॉपर +2 आ जाएगा, ये कॉपर +2 और वाटर। अब रिडक्शन की बात हो तो वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.83 वोल्ट है, और जबकि कॉपर का +0.34 वोल्ट है। तो जाहिर सी बात है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कॉपर रिड्यूस करेगा। कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर। ठीक है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा, है ना, ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस कॉपर +2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस इनटू ट्वाइस कॉपर प्लस O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये आपका नेट इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा गया है कि व्हाट विल बी द चेंज इन मोलैरिटी ऑफ द कॉपर आयन। ठीक है, कॉपर आयन की मोलैरिटी में कितना का चेंज आएगा। ठीक है, एक चीज मालूम है कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिट होंगे, इसके डिपॉजिटेड होंगे, वो इनिशियल में से फाइनल घटा के आएंगे। मान लीजिए कॉपर के इनिशियली कुछ मोल्स हैं, कॉपर सल्फेट के इनिशियली कुछ मोल्स हैं और फाइनली इलेक्ट्रोलिसिस के बाद कुछ बचते हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिपॉजिट हुआ। ठीक है, तो जितना मोल डिपॉजिट होता है या गायब हो जाता है कॉपर का, वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको पता है मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो इनिशियल मोल्स कैसे निकल आएंगे, इनिशियल मोलैरिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल मोलैरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, मुझे लगता है कि वॉल्यूम तो अनचेंज रहेगा, इलेक्ट्रोलिसिस में वॉल्यूम क्यों बदलेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम सेम रह जाएगा, ये इनटू वी ऐसे लिख सकते हैं। तो एक चीज मुझे समझ में आया कि जितना मोल कॉपर का डिपॉजिट करेगा वो कैसे निकलेगा, इनिशियल मोलैरिटी माइनस फाइनल मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करके। ठीक है, ऐसे करके निकल जाना चाहिए। ठीक है, आइए फॉर्मूला लगाते हैं, वही पुराना फॉर्मूला। क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी बाई 96500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
copper plus 2 which gets deposited into valency factor of copper plus 2. ठीक है ना, वैलेंसी फैक्टर ऑफ कॉपर प्लस 2 ऐसा लिखा जा सकता है. ठीक है, करंट कितना है, करंट है ना 5 एम्पियर इंटू टाइम कितना है 1 घंटा, 1 इंटू 60 डिवाइड बाय 96500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर आयन डिपॉजिटेड इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ कॉपर. ठीक है, देखिए कॉपर के डिपॉजिट करने से कॉपर सल्फेट की मोलारिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा. ठीक है, तो मैं देख लेता हूं कॉपर प्लस 2 के मोलारिटी में जितना चेंज आएगा है ना, उतना ही कॉपर सल्फेट की मोलारिटी में भी चेंज आ जाएगा. एस फैक्टर की बात है, इलेक्ट्रॉन का एस फैक्टर 1 होता है, तो 4 1 जा 4, 4 इक्विवेलेंट हो गए. तो यानी कि यहां पे कॉपर के भी 4 ही इक्विवेलेंट होंगे. और अगर कॉपर के 4 इक्विवेलेंट हो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 जा 4, यानी कॉपर प्लस 2 के का एस फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा. तो यहां पे आप कॉपर प्लस 2 का वैलेंसी फैक्टर 2 रख सकते हैं. ठीक है, यहां पे 2 रख दिया. अब बात है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर जो कि डिपॉजिट हुआ है. तो कितने मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुए हैं वो ऐसे लिख सकते हैं, इनिशियल मोलैरिटी माइनस फाइनल मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स. वॉल्यूम इन लीटर्स, ये वॉल्यूम इन लीटर्स होता है. मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स लिख सकते हैं. तो इससे आइए कैलकुलेट करते हैं, क्या आ जाएगा, 5 इंटू 60 बाय 96500 इज इक्वल टू इनिशियल मोलैरिटी है 2, फाइनल मोलैरिटी नहीं मालूम, निकालेंगे. ठीक है, इनटू है ना वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर्स विल बी 200 बाय 1000. ठीक है, इनटू 2 ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, इनटू 2 हो जाएगा. तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि 2 माइनस फाइनल मोलैरिटी इज इक्वल टू 5 इंटू 60 इंटू 1000 बाय 96500 into 200 into 2. Let me check it first. 5 into 60 into 1000 divided by 96500 divided by 200 divided by 2. ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ये आ गया. ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस फाइनल मोलैरिटी इज इक्वल टू, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हमेशा. ठीक है, 5 इंटू 60 इंटू 60 into 1000 divided by 96500 divided by 200 divided by 2. तो ये आपका निकल के आता है, फिर से एक बार चेक करो, 5 into 60 into 1000 divided by 96500 divided by 200 divided by 2. तो ये आ जाता है 0.466 यानी approximately 0.47. So final molarity of the copper sulfate will be 1.53 m आ जाएगा. ठीक है, आपका फाइनल मोलैरिटी आ जाएगा कॉपर सल्फेट का. आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, सिल्वर इज इलेक्ट्रो deposited on a vessel of total surface area of 800 centimeter square by passing a current of 0.2 ampere for 3 hours. Calculate the thickness of silver deposited given the density of silver is 9.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. क्या ये क्वेश्चन कहता है, देखा जाए, एनालाइज करते हैं. कहता है कि हम लोग सिल्वर डिपॉजिट करना चाहते हैं एक बर्तन पर जिसका टोटल सरफेस एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है. ठीक है, ठीक, अगर मान लीजिए बर्तन नहीं,
कोई प्लेट ही होती जिसमें मैं एक सिल्वर की एक प्लेट है जिसमें मैं एक मेटल है या बर्तन है जिसमें मैं सिल्वर डिपॉजिट करना चाहता हूं। ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है, ये धीरे धीरे गलता जाएगा और इस पर डिपॉजिट करता जाएगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इसमें से है ना 0.2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 0.2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और 3 घंटे तक ऐसा करंट फ्लो करता है। टाइम इज इक्वल टू 3 आवर्स, 3 घंटे तक फ्लो करता है। तो कितना थिकनेस डिपॉजिट होगा, यानी ये जो सिल्वर है, ये सिल्वर की थिकनेस क्या हो जाएगी डिपॉजिट हो के, कितना सिल्वर डिपॉजिट कर जाएगा ये पता लगाना है आपको। ठीक है ना, कितना इस पे सिल्वर डिपॉजिट कर जाएगा है ना, ये थिकनेस का पता लगाना है। लेट दिस थिकनेस बी h, ये जो थिकनेस है इस थिकनेस को आप h कहिए। ठीक है, मैं इस थिकनेस को h कह रहा हूं, h थिकनेस तक सिल्वर इसमें डिपॉजिट कर गया। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया है जिसपे ये डिपॉजिशन हुआ है, ये जो टोटल सरफेस एरिया है जिसपे डिपॉजिशन हुआ है वो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और 800 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितनी थिकनेस डिपॉजिट होगी अगर हमें है ना इतना करंट इतने देर के लिए प्रवाहित करता हूं या फ्लो कराता हूं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, इसमें जरूर हमें इक्वेशन लिखना पड़ चाहिए। यहाँ जब सिल्वर डिपॉजिट हो रहा होगा तो ये इक्वेशन हो रहा होगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Ag। यहाँ पे हो ये रहा होगा कि पहले यहाँ सिल्वर टूट के पानी में आ रहा होगा Ag प्लस, और फिर ये Ag प्लस इधर डिपॉजिट हो रहा होगा। तो ठीक है, मैंने डिपॉजिशन का इक्वेशन लिख लिया, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Ag लिख दिया। अब अगर हम अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा जो मैं हमेशा लगाता रहा हूं इलेक्ट्रोलिसिस में, I इंटू टी बाय 96500 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ सिल्वर। ठीक है ना, वैलेंसी फैक्टर ऑफ सिल्वर। ठीक है, I कितना है 0.2 एम्पियर इंटू टी कितना है 3 आवर्स। ठीक है, 0.2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और 3 घंटे तक फ्लो कर रहा है। तो 3 घंटे का मतलब हो गया 3 इंटू 60 ताकि मिनट्स, 3 इंटू 60 इज मिनट्स इंटू 60 इज सेकेंड्स। ठीक है, डिवाइड बाय 96500 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वैलेंसी फैक्टर ऑफ सिल्वर। सिल्वर का वैलेंसी फैक्टर आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है, 1 इंटू 1 इज 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये पक्का 1 इंटू 1 विल बी 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साफ देख सकता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन का के एक इक्विवेलेंट है तो इसके भी एक इक्विवेलेंट होंगे, इसके एक मोल है यानी इसका एस फैक्टर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिल्वर का एस फैक्टर 1 हो गया। अब यहाँ पे बच गए मोल्स ऑफ सिल्वर। तो मोल्स कैसे निकलेगा, वेट अपॉन सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट। सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 108 ग्राम्स हो जाएगा। सो दिस इज लाइक 0.2 इंटू 60 इंटू 3 बाय 96500 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सिल्वर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, 108 हो गया। वेट को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सिल्वर। डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना है 9.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 9.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पे मुझे वॉल्यूम रखना है, तो इस सिल्वर का जो डिपॉजिशन हुआ है उसका वॉल्यूम बड़े आसानी से निकल सकता है। आपको पता है किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, बेस एरिया कितना है इसका 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हाइट कितनी है h है। ठीक है, तो मैं यहां पे वॉल्यूम लिख सकता हूं 800 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट h सेंटीमीटर। ठीक है, h सेंटीमीटर, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, ये सेंटीमीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं h निकाल सकता हूं यहां से। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h आ जाएगा 0.2 इंटू 3 इंटू 60 बाय मल्टीप्लाइड बाय 108 डिवाइडेड बाय 96500 इंटू 800 इंटू 9.67। दिस इज हाइट। ठीक है ना, दिस इज हाइट। और इस हाइट को जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये हाइट की वैल्यू आ जाएगी, हाँ ये आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करेगा, मैंने इसे कैलकुलेट कर रखा है 3.12 इंटू -4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हाइट आ जाएगा। हाइट इज इक्वल टू 3.12 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो बहुत छोटा सा ही है लेकिन है, थोड़ा सा इस पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, तो
आज इस लेक्चर में है ना हम लोगों ने फैराडेज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को भी देखा, हम लोगों ने ये भी देखा कि इन दोनों लॉज को पिरोकर हम एक इक्वेशंस कैसे बना सकते हैं ये समझा, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए। आज इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में और फर्दर और टॉपिक्स पे बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।